बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हम। इसमें मैं एआई और ओआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस यानी मस्नूई ज़हानत और कुदरती ज़हानत या इंसान की ज़हानत, इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर आपसे कुछ बात करूँगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मस्नूई ज़हानत, ये तसव्वुर कुछ बहुत नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। जब से कंप्यूटर इजाद हुआ, कंप्यूटर और इंसान के दरमियान ये एक बड़ा फ़र्क समझा गया कि इंसान सोच कर ज़हानत रखता है, सोच कर चीज़ें तख्लीक कर सकता है, जैसे वो कहानियाँ लिख सकता है, मज़मून लिख सकता है, इस तरह की चीज़ें। जबकि कंप्यूटर के अंदर ये चीज़ किसी सूरत में नहीं पाई जाती थी। तो कंप्यूटर की इजाद के बाद से 1960 की दिहाई में वीडियो गेम्स इजाद हुई, और वीडियो गेम्स जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहला स्टेप समझा जाता है कि कंप्यूटर एक तरह से अपनी कोई ज़हानत दिखा के आपको गेम खिला रहा है। उसमें कुछ मुख्तलिफ एनवायरनमेंट कंट्रोल करता है कंप्यूटर, और इस तरह की चीज़ें वो करता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होने का एक सबूत है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान की तरह से काम करे, वो कभी भी नहीं देखा गया था। फिर 2006 में आईबीएम कंपनी ने वाटसन नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया जो बुनियादी किस्म की कन्वर्सेशन इंसान से करता था। यानी वो उसमें लगे बंदे सवाल थे, और कुछ सवालों पर अगर आप बात करते तो वो आगे से डायरेक्ट इनकार कर देता कि ये जवाब नहीं दे सकता मैं। लेकिन वो एक पहली कड़ी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जंजीर की। इसके बाद एप्पल कंपनी ने सिरी के नाम से अपना असिस्टेंट लॉन्च किया, जो उन्होंने अपने आईफोन में दिया, और जितनी भी उनकी प्रोडक्ट्स थी उनमें वो आज भी आता है एप्पल सिरी के नाम से, वो जो उसका एक असिस्टेंट है। तो एप्पल सीरीज की जहानत से या उसके काम करने के अंदाज से एक और हौसला मिला ये कंप्यूटर एनालिस्ट को, कंप्यूटर साइंटिस्ट को, कि हम जहानत को क्रिएट कर सकते हैं। उसी में 5 साल के बाद 2016 में गूगल, जो एक उस वक्त तक बहुत बड़ी कंपनी था और अब तो बहुत सबसे बड़ी कंपनी समझी जाती है, उन्होंने 2016 में गूगल असिस्टेंट एप्पल सीरी के मुकाबले में लॉन्च किया, और ये भी एक इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक कड़ी समझी जाएगी। लेकिन असल इनकलाब 2018 में आया। ओपन एआई एक कंपनी है, और इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने पैसे डाले थे। इसमें इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट की थी। इन्होंने GPT-1, पहली एआई जो प्रॉपर एआई थी, वो बनाई, लेकिन उन्होंने इसे पब्लिकली लॉन्च नहीं किया। ये उन्होंने अपने तजर्बा के लिए की थी 2018 में, उसमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा कामयाबी हुई, और इसके लिखे हुए जो आर्टिकल्स थे वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर शाया भी हुए, और उस वक्त ये बहुत हैरत की बात थी कि कंप्यूटर लिख सकता है। इसके बाद 2019 में ओपन एआई ने GPT-2 नेक्स्ट वर्जन लॉन्च किया, और ये भी पब्लिक को उन्होंने नहीं दिया, ये भी एक्सपेरिमेंटल था, तजर्बा ही किया उन्होंने कि उसको मज़ीद बेहतर करें। उसके बाद पब्लिकली लॉन्च किया गया ओपन एआई को GPT-3 की शक्ल में 2020 में। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुई, क्योंकि एक तो कंपनी अनजानी सी थी, और उस वक्त लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था कि इस चीज़ से हमने काम कैसे लेना है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी अवेयरनेस बढ़ी, लोगों में बेहतरी आई, तो ओपन एआई ने अपना बेहतरीन मॉडल GPT-4 पब्लिकली लॉन्च कर दिया। लेकिन उन्होंने इसके इस्तेमाल के लिए पैसे रखे, सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं इसको GPT-4 को यूज़ करने के, जबकि GPT-3 या 3.5 जो था वो उन्होंने फ्री में लॉन्च कर दिया कि ये आप लोग इसको फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों की कारकर्दगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन GPT-3 भी हैरत अंगेज है। ओपन एआई की कामयाबी को देखकर दूसरी कंपनियां भी इस मैदान में उतरी। उनमें से गूगल दोबारा एक नए नाम के साथ आया, बार्ड।
जो 2023 में उसने दिया, और फिर उसी बार्ड को नाम को चेंज करके उन्होंने गूगल जेमिनाई 2024 में दिया। इसी साल आया था ये, मार्च अप्रैल के करीब। और ये एक बहुत फ्री चलने वाला सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसका भी सब्सक्रिप्शन वर्जन भी है जिसमें पैसे दे के तो ये बहुत बेहतर काम करेगा। तो इसमें भी वो पब्लिक कामयाबी उतनी नहीं रही जितनी GPT-3 की थी, क्योंकि GPT-3 फ्री था। GPT-4 उतना कामयाब नहीं, क्योंकि वो पैसों से चलता है, सब्सक्रिप्शन करनी पड़ती है। इसी तरह से गूगल जेमिनाई एक वर्जन इसका फ्री में है और एक इसका वो सब्सक्रिप्शन वाला है। तो सब्सक्रिप्शन वाले वर्जन जो हैं वो नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होते, कम लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत प्रोफेशनल लोग इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने इस काम को अच्छे तरीके से करना है। और अभी तो AI लोगों के लिए नई चीज़ है, तो नई चीज़ पे लोग पैसा नहीं खर्च करते, वो सिर्फ सीखते हैं, फिर समझ आ जाए कि इसका इस्तेमाल हम अच्छा कर सकते हैं तो फिर वो उसकी खरीदने की तरफ भी जाएंगे। इसके अलावा एक और AI कंपनी एंथ्रोपिक, उन्होंने क्लॉड के नाम से अपना AI लॉन्च किया 2023 में, और फिर 2024 में उसका 3.5 वर्जन, तो 3 था शायद पहले वाला, और जो 3.5 सोनेट नाम से वो उन्होंने लॉन्च किया है, और ये बहुत अच्छा लिखता है। और बहुत सारे फोरम्स पे इसके बारे में कहा जाता है कि ये GPT-4 से अच्छा लिख लेता है, या GPT-3 से कम अच्छा लिखता है, या अच्छा काम करता है। इसके बाद सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर की दुनिया की एक जॉइंट कंपनी फेसबुक यानी मेटा, वो मैदान में उतरी। वो ज़्यादा टाइम नहीं लिया, उन्होंने 2023 में उन्होंने लामा के नाम से, लामा 1 के नाम से अपना AI लॉन्च किया। और वो उन्होंने लॉन्च करते ही मशहूर मैसेंजर व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम वगैरह, जो भी जितने भी उनके प्लेटफॉर्म हैं, उन्होंने सब में दे दिया इसको। और इतनी वाइडली अवेलेबिलिटी की वजह से लामा जो है ये बहुत सारे लोगों का फेवरेट हो चुका है। और मज़े की बात ये है कि ये बिल्कुल फ्री है, और लामा का जो 2 वर्जन है, मेटा लामा 2 जो है वो 2024 में लॉन्च हुआ है, और ये भी फ्री है। और आजकल अगर आप व्हाट्सएप पे वो रिंग सा ब्लू कलर का नज़र आता है, उसको इस्तेमाल करें, देखें, तो वो सबसे आसानी से एक्सेस होने वाला इनका है टूल। बाकी अब ऐप्स ने भी, GPT ने और गूगल ने, इन्होंने भी अपनी ऐप्स दे दी हैं ताकि इसकी एक्सेस को आसान किया जाए। गूगल जो है वो बल्कि उसको इस्तेमाल कर रहा है, एंड्रॉयड को, अपने अपने सॉफ्टवेयर को, अपने इस AI टूल को प्रमोट करने के लिए उन्होंने इसको गूगल मैसेजेस में दे दिया है। जिस तरह से ये व्हाट्सएप मैसेंजर में है मेटा, इसी तरह से गूगल जेमिनाई जो है वो गूगल मैसेजेस में है। लेकिन मैसेजेस जो हैं वो आजकल बहुत कम इस्तेमाल होते हैं जितना वाइडली इस्तेमाल हो रहा है व्हाट्सएप। तो इसलिए मेटा लामा की सक्सेस जो है वो बेहतर है, और रिजल्ट्स भी काफ़ी बेहतर देता है। तो इसके अलावा इसके अंदर इस सारी इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च के अंदर कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो भी सॉफ्टवेयर जो भी सॉफ्टवेयर इन कंपनीज ने बनाया है उसको टेक्निकली LLM कहा जाता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को फीड किया है बहुत ज़्यादा डाटा, और इंटरनेट को उन्होंने इस्तेमाल किया। इंटरनेट की जितनी वेबसाइट्स हैं वो सारी की सारी फीड कर दी हैं, वो उनको रीड करता है, उनको एनालाइज करता है, उनसे डाटा निकालता है, और उसी की मदद से वो सारा कुछ लिख लेता है। ये एक बेसिक आसान सा कॉन्सेप्ट समझा जा सकता है नॉन टेक्निकल या जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए। फिर LLM लॉन्ग लार्ज लैंग्वेज मॉडल में कि एक बहुत कामयाब वर्जन को GPT कहा गया, जिसे चैट GPT या ओपन AI GPT कहा जाता है। GPT जो है ये एब्रीविएशन है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, यानी आप इसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं, वो इसको ट्रांसफॉर्म करके आपको उसके मुताबिक लिखा हुआ दे देता है। इसके बाद ये सारी टेक्नोलॉजी GPT या LLM जो है इसके लिए एक ब्रॉडर, एक बड़ी टर्म है NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग।
इस तरह से लिखना कि जैसे नेचुरल हो। और इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेक्स्ट स्टेप आता है GAN, GAN, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। ये टूल जो है ये प्रॉम्प्ट दी जाए तो उससे तस्वीरें जनरेट करता है। और इसके कुछ अपडेटेड वर्जन तो इस तरह के भी हैं जो आपको वीडियो बना के दे देते हैं, तो वो GAN होते हैं। या उनके लिए एक और नाम भी है VAE, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स। ये VAEs भी हैं। लेकिन इनका सबसे कामयाब मॉडल जो मेटा लामा भी यूज़ करता है, गूगल जेमिनाई भी यूज़ करता है, और भी एक दो प्लेटफॉर्म्स हैं जो स्पेसिफिकली ये काम कर रहे हैं, तस्वीरें बनाते हैं, जिनमें से प्लेग्राउंड एक बहुत मशहूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। अगर आप तस्वीरें वगैरह जनरेट करना चाहते हैं, playground.ai.com ये उसके वेबसाइट का एड्रेस है। तो इस मॉडल को डिफ्यूजन मॉडल कहा जाता है। ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस, इंसानी जहानत। आसान तरीन अल्फाज में इसके दो हिस्से हैं, हाफजा यानी मेमोरी, और दूसरा फिलासफी या लॉजिक, मंतक। मंतक क्या है कि वो समझना कैसे है, चीज़ को एनालाइज कैसे करना है, इसको मंतक कहेंगे या फलसफा कहेंगे। और हाफिज़ा कि वो चीज़ें कितनी देर याद रहती हैं। तो हाफिज़ा की दो किस्में हैं, तवील मुद्दत, बहुत ज़्यादा देर तक चीज़ें याद रहती हैं, कलील मुद्दत जो थोड़ी देर के लिए याद रहती हैं। बुढ़ापे में बहुत सारे लोगों को एक बीमारी या एक ज़हनी आर्जा लाहक हो जाता है जिसमें सिर्फ उन्हें तवील मुद्दत बातें याद होती हैं, कलील मुद्दत उन्हें समझ ही नहीं आती। वो आप पास बैठे हुए इंसान को पहचान नहीं पाते, लेकिन उसी इंसान के बारे में को 50 साल की, 30-40 साल पुरानी बातें उन्हें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ याद होती हैं। तो हाफिज़ा जो है वो दो टाइप का है, तवील मुद्दत होता है ज़्यादा देर रहने वाला, और कलील मुद्दत होता है जो थोड़ी देर वाला हो। इसी तरह से लॉजिक जो है, फलसफा या फिलॉसफी जो है या मंतिक जो है, इसके 3 लेवल हैं। शऊर है, तहत शऊर है, लाशऊर है। इंग्लिश में इन्हें कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस कहते हैं। इसकी मैं मिसाल से ही तो आपके सामने वजाहत करूंगा कि अगर एक बच्चा क्लासरूम में बैठा है और टीचर उसे पढ़ा रहा है, तो वो शऊरी तौर पर अपने उस्ताद की बात सुन रहा है, वो जो बता रहा है उसको नोट कर रहा है, या जो भी है वो क्लास में जो कुछ एक्टिविटी कर रहा है वो उसका शऊर है। अब उस बच्चे ने उसी दोपहर स्कूल से छुट्टी के बाद बाजार जाकर गेंद बल्ला खरीदना है, तो ये बात उसके तहत शऊर में बैठी हुई है, और इसके लिए उसे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही उसके जहन में आ जाएगी बात, कि वो बैठा ये सोच रहा होगा कि क्लास में वो शऊर से निकलकर तहत शऊर में आमतौर पे बच्चे चले जाते हैं, लोग भी चले जाते हैं कि जहाँ बैठे हैं उस जगह को भूल जाते हैं और कुछ और याद कर रहे होते हैं, उसे तहत शऊर कहते हैं। और लाशऊर वो बात है, ये इंसान के कंट्रोल में ही नहीं होती, ये दोनों चीज़ें इंसान के कंट्रोल में है, शऊर और तहत शऊर। लाशऊर जो इंसान के कंट्रोल में नहीं है, ये इसमें इंसान की जितनी आदतें होती हैं वो इसके अंदर स्टोर होती हैं। इसकी एक मैं मिसाल आपको इस तरह से भी दे सकता हूँ कि अगर हम नमाज पढ़ें, जब हम नमाज पढ़ें और इंसान को अगर नमाज पढ़ने की आदत पड़ चुकी हो ना, तो इस ऐसा भी होता है कि वो शऊरी तौर पर तो नमाज पढ़ रहा है, तहत शऊर में अगर नमाज पढ़ने के बाद उसने वो घर का राशन लेके आना है, और लाशऊर में वो कुछ और याद कर रहा है, कुछ और चीज़ें भी जहन में आ रही होती हैं। लेकिन लाशऊर ये भी होगा आपका कि आपको पता ही नहीं है कि आप पढ़ क्या रहे हैं। ये अक्सर एक्सपीरियंस किया जा सकता है। आप सजदा में चले गए हैं, आपके मुंह से ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वो अल्फाज निकल रहे हैं जो सजदा में आपने बोलने हैं। आप उन्हें कोशिश करके नहीं कर रहे, ये लाशऊर है। यानी आप शऊर के बगैर आप वो बातें कर रहे हैं जो आपकी एक रूटीन के साथ चलती हैं। आप रुकू में जाते हैं तो आप कुछ ख़ास अल्फाज अदा करते हैं, आप सजदे में जाते हैं कुछ ख़ास अल्फाज अदा करते हैं, और आप बगैर गलती के ये सारी चीज़ें तरतीब से करते चले जाते हैं। तो ये चीज़ें लाशऊर होती हैं। बहुत सारे बच्चे आप देखेंगे क्लासेस में बैठे हुए बाजू हिला रहे हैं, टांगे हिला रहे हैं, तो ये भी लाशऊरी हरकत होती है। तो लाशऊर
आपके ब्रेन का वो पार्ट है जिसमें कोई भी चीज़ आप खुद से सोच कर नहीं भेज सकते। इसके लिए जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि तहत शऊर से लाशऊर का सफ़र जो है वो 4 माह से 4 साल तक का होता है। यानी कोई भी आदत अगर आपने पक्की करनी है 4 साल से 4 माह कम से कम और से लेकर 4 साल आपको चाहिए होंगे। तो फिर वो भी जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपके तहत शऊर से लाशऊर में चला जाएगा और लाशऊर में की गई पहुंचाई गई बातों को इरेज करना तकरीबन नामुमकिन होता है। नशा जो है वो हर किस्म का वो इंसान के ब्रेन को इस तरह से स्टिमुलेट करता है कि वो चीज़ें डायरेक्टली उसके लाशऊर में जाती हैं और फिर वो उनके लिए नशा वगैरह छोड़ना नामुमकिन हो जाता है, तकरीबन नामुमकिन हो जाता है अनलेस कि उनका कोई इलाज वगैरह करवाया जाए। तो ज़हनी आर्ज़ों की बात कर रहा था मैं। तो यहाँ पे एक आर्ज़ा है जिसको इन्हिसार कहा जाता है। इंग्लिश में डिपेंडेंस या टेक्निकली उसे कॉग्निटिव लेज़ीनेस कहा जाता है। इसकी एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर आपको कैलकुलेटर वगैरह इस्तेमाल करने की आदत है, आप दुकानदार हैं, आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, आप बिल बनाते हैं कैलकुलेटर से जमा करते हैं सारा। ये करने के बाद आप को इसकी ऐसी आदत पड़ जाएगी कि आप 2-3 आइटम्स का बिल भी आप ज़ुबानी जमा नहीं करेंगे। कर भी लेंगे लेकिन फिर भी आप कैलकुलेटर से उसको वो कन्फर्म ज़रूर करेंगे। तो ये इस चीज़ को डिपेंडेंस कहा जाता है कि आप इन्हिसार करने लग गए हैं कैलकुलेटर पे। आपका ब्रेन काम करता है, आप जमा कर सकते हैं लेकिन फिर भी आपको यकीन नहीं आता, सुकून नहीं होता जब तक आप उसको कैलकुलेटर से नहीं कर लेते। और ये एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ समझी जाएगी, एक प्रॉब्लम समझा जाएगा। कॉग्निटिव लेज़ीनेस इसे कहा जाता है कि आप किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करने लग जाएँ। इसकी एक मिसाल बतौर उस्ताद आप लोगों में भी देखी होगी या स्टूडेंट्स में भी देखी जाती है, अगर स्टूडेंट्स की आप किसी बारे में, कि आपको जब जमा करना सिखाते हैं ना, नया-नया बच्चे को करना सिखाया जाता है, तो 3 और 4 जमा करना सिखाया तो हम उन्हें करते हैं कि जी पहले 3 लाइनें लगा दो, फिर 4 लगा दो और फिर सारी इकट्ठी गिन लो। जैसे ये मैंने किया हुआ है कि ये 3 लाइनें हैं, ये 4 लाइनें हैं, गिन लो, तो ये जमा होके 7 हो जाएंगी। ये हो गया, लेकिन इसका मैंने एक्सटेंडेड यानी इसकी ये बिल्कुल सब एक बेसिक सी बात है। इसके बाद बच्चों को हम वो कैरी करना या हासिल लेकर जमा करना वो सारी चीज़ें सिखा लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात लकीरों की भी डिपेंडेंस हो जाती है। मैंने एक बच्चे को ये वाला क्वेश्चन करते हुए देखा। मैंने उसे ये दे दिया, वो कुछ देर उसने लगा दी इसके ऊपर, कुछ तकरीबन 2-3 मिनट लगा दिए। जब मैंने देखा तो उसने 56 लाइनें लगाई हुई थी और फिर उसके साथ 25 लाइनें लगाई थी और उन सबको गिनकर उसने इसका 81 जवाब निकाला था। यानी उसने सारी की सारी, बजाय उसने वो हासिल करने का तरीका कुछ भी है, वो सारा कुछ छोड़ के उसने लकीरें लगा के सवाल किया। लंबा हो गया, टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन ये उसकी डिपेंडेंस थी इस तरीके के ऊपर कि उसने उसको ठीक तरीके से, उसके बेहतर तरीके को सीखने की कोशिश ही नहीं की। और ये बच्चा जो था 4थी क्लास में पढ़ता था। ये कोई छोटी क्लास नहीं है इस किस्म के क्वेश्चंस के लिए, लेकिन वो डिपेंडेंस का शिकार हो चुका था। वो हर क्वेश्चन जो था वो लकीरें लगा के करता था। मैंने उसकी कॉपियाँ देखी, उसमें पेजेस भरे हुए थे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो है, ये भी डिपेंडेंस के मसले से दो-चार कर सकती है। इंसान अपने दिमाग से काम लेना बंद कर दे और सारा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखवाता जाए, तो एक टाइम ये भी आएगा कि आपको भूलना शुरू हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगी चीज़ों की। मेरे साथ पर्सनली एक इसका हुआ एक इंसिडेंट कि मैंने मोबाइल फ़ोन की डिक्शनरी को इस्तेमाल करना शुरू किया इंग्लिश पढ़ाने के दौरान। तो जब भी कोई लफ्ज़ नया आता या मुझे समझ नहीं आता, मैं फ़ौरन निकाल के देखता। कुछ अरसे की इस आदत ने मुझे डिपेंडेंस में मुब्तला कर दिया। फिर आसान-आसान लफ्ज़ जो बहुत फ्रीक्वेंटली मैंने पढ़े हुए थे, वो भी वो भी प्रॉब्लम करने लग गए मुझको।
मुझे उनकी भी समझ नहीं आ रही थी, आसान लफ्ज़, बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। फिर मैंने मोबाइल फ़ोन का और उस डिक्शनरी का इस्तेमाल कम किया, छोड़ दिया। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो डिपेंडेंस जो है वो मेरी ठीक हो गई। तो ये चीज़ें हैं कि आप अगर किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंस इन्हिसार करने लग जाते हैं, तो फिर आपकी अपनी कुदरती जो सलाहियत होती है, वो ख़त्म होने लगती है। आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करते रहें, आप जमा तफरीक ज़र तक़सीम के जो आपकी अपनी एबिलिटी है, वो उसको ज़ंग लग जाएगा, आपको उसके ऊपर यकीन नहीं रहेगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो आपको आएगा नहीं, लेकिन आपको उसके ऊपर यकीन नहीं रहेगा। और कैलकुलेटर का इस्तेमाल की डिपेंडेंस जो है, ये इस किस्म के प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कि हमारे यहाँ एमडी कैट के पेपर होते हैं, उसमें फिज़िक्स का जो पोर्शन होता है, वो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है, और उसकी बेसिक वजह ये है कि वो वहाँ पे कैलकुलेटर ले जाने की इजाज़त नहीं देते। तो कैलकुलेटर अगर आप नहीं लेके जाएँगे, तो वो वहाँ पे जो जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, वो सारी मैनुअली करनी पड़ती हैं, और बच्चों को उनके ऊपर कोई भी, ना उन्हें उनकी एक्सपर्टीज़ होती है, ना प्रैक्टिस होती है, और उसमें गलतियाँ करके आते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिज़िक्स की वजह से फेल होते देखा है एमटीकैट में। तो यहाँ पे ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपको डिपेंडेंस के मसले से दो चार कर सकती है। इसके बारे में मुहतात रहिए, इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। ये एक टूल है, ये आपका दिमाग नहीं है, ये आपके दिमाग का अल्टरनेटिव भी नहीं है। ये नहीं होगा कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल छोड़ दें और इसको करना शुरू कर दें। और एक और है कि मैंने एक जगह पे कहीं पे लिखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करने के लिए भी आपको ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस की ज़रूरत होगी। इसको भी ये नहीं है कि आप सिर्फ सोचें और ये कर दें। आपने इसको प्रॉम्प्ट देनी है, और प्रॉम्प्ट लिखना भी एक आर्ट है, एक स्किल है। उसको सीखें, इंटेलिजेंस को, एआई को इस्तेमाल करें। ये आपके काम आसान करने के लिए बनी है। मिसाल के तौर पर मजमून लिखने का तरीका, आम तौर पर हमारे एजुकेशनल लेवल पर 5 या 6 पैराग्राफ का मजमून लिखना होता है। इसे 5 पैराग्राफ ऐसे भी कहते हैं। तो उसके लिए भी, या इसके अलावा कुछ भी लिखना हो, इसके मजमून लिखने के रूल्स हैं। एक 5 पैराग्राफ पर मबनी मजमून लिखने के लिए हमें मजमून नवीसी के मुख्तलिफ कवानीन और असूल व ज़वाबित देखने पड़ते हैं। मसलन इब्तदाई पैराग्राफ में, जब पहला पैराग्राफ होगा, उसमें तारुफ और तारीख वगैरह के लिए जुमले लिखे जाते हैं, बताया जाता है उसी पैरा के अंदर कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी तारीख क्या है, ये जो टॉपिक मिला हुआ है हमें, और फिर उसकी मजमूई सूरत हाल क्या है, फिर इस वक्त की करंट सिचुएशन क्या है, और इसके ऊपर आपकी राय क्या है, और इसका इख्तिताम आप किस चीज़ पे करेंगे। ये सारी बातें तकरीबन जो हैं वो पहले पैरा में लिखनी होती हैं। शायद मैं कहीं पे कुछ गलती कर रहा हूँ, लेकिन ये एक जनरल मजमून लिखने का तरीकाकार है। और एक पैराग्राफ, इसके 5 पैराग्राफ हैं, हर पैराग्राफ के लिए ये लाजमी है कि हर पैराग्राफ के इख्तिताम पर उस पैराग्राफ को अगले पैराग्राफ से जोड़ने वाला जुमला लिखा जाए, और इसको मार्किंग में देखा जाता है कि दोनों पैराग्राफ आपस में कनेक्ट किए गए हैं या नहीं। इस चीज़ के नंबर जो होते हैं, वो जिस तरह 25-30 नंबर का ऐसे है वो क्वेश्चन आ जाता है, उसमें ये बारीक-बारीक चेकिंग होती है, और कोई करे या नहीं करे वो ये उसकी सरदर्द है। लेकिन ये जो 5 पैराग्राफ्स को आपस में जोड़ने वाले 4 जुमले होंगे ना, इनके भी कम से कम कोई 8-10 नंबर होते हैं। लेकिन हम लोग ना इनको हमें एज टीचर हम सिखाते हैं, ना बच्चों को पता होता है। ये यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल नई बात होगी कि कोई ऐसा जुमला भी लिखना होता है, और ये काफ़ी क्रिएटिव किस्म का काम है, ज़हन उसमें खपाना पड़ता है। लेकिन हमारे मुल्क में मसला यहाँ पे ये है कि यहाँ पे असूल व ज़वाबित पढ़ाने वालों समेत किसी की भी नज़र में कोई अहमियत नहीं है, यानी इन रूल्स की कोई अहमियत नहीं है। हमारे पास एक ही तरीका है, लिखा हुआ मजमून याद कर लो, उसी को थोड़ा बहुत कॉपी कर लो। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मजमून लिखना हुनर नहीं है,
वो एक क्वेश्चन है जिसको याद करना है। हमारे यहाँ भी इसको लिखाने की बजाय याद करवाना यानी रट्टा लगाना वगैरह ही मुनासिब और आसान तरीका है। उसकी वजह भी ये है, एक वजह बड़ी वजह भी मैं बता देता हूँ। पैराग्राफ लिखने के अलग असूल हैं। इन असूलों के मुताबिक एक अच्छा और मेयारी मजमून लिखने के लिए 3 से 5 दिन दरकार होते हैं। एक मजमून लिखना है, बच्चे को 3 दिन दे दें, 5 दिन दे दें, 10 दिन दे दें, उसे सारे रूल्स बताएं। ये चीज़ जो है ये एक हेडेक हो जाएगी टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। और हेडेक यहाँ पे लेना नहीं चाहता कोई भी, सर दर्द कोई नहीं लेना चाहता, कोई मुश्किल काम तो हम करना ही नहीं चाहते। अब इतना तरद्दुद कौन करे। हमने मजमून नवीसी के हुनर को सीखना या सिखाना नहीं, बल्कि इम्तिहान में 15 या 20 नंबर का सवाल हल करना था, और वो उनके लिए हम रट्टा ही लगाते हैं। फिर ये ऐसे राइटिंग जो है ये CSS और PMS के लेवल पे के ऊपर सबको फेल करवाती है। यही एक पेपर होता है ऐसे राइटिंग का जो किसी से लिखा नहीं जाता, वहाँ पे ये सारी चीज़ें चेक होती है। तो जब ये सारी ज़िंदगी में नहीं किया आपने, तो वो इन दी एंड आप जितने मर्जी मोटिवेटेड हो, आपने वो चीज़ें सीखी नहीं है, तो उस वक्त सीखनी मुश्किल हो गई होगी जब आप एक अडल्ट हो गए। अगर ये चीज़ें छोटे लेवल से सिखाई गई हों, थोड़ा बहुत ही बताया गया हो, कुछ थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस करवाई गई हो, तो बहुत बेहतर रहता है। इसी वजह से हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में डिग्री होल्डर्स में ये PMS के पेपरों में या CSS के पेपरों में सक्सेस का रेट इतना लो है कि एक फेलियर का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है मजमून लिखना। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस मसले को अलग तरीके से हल कर देती है। मजमून नवीसी, अब ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस में मैंने आपको बताया कि वो काफ़ी टफ चीज़ है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कुछ भी नहीं है ये। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उन्वान बताएं, अल्फाज की मतलूबा तादाद बताएं कि 500 लफ्ज़ चाहिए, 1000, 2000, जितने भी। दिल चाहे तो ज़ुबान के बारे में हिदायत दे दी कि ज़ुबान कैसी हो, प्रोफेशनल लैंग्वेज हो, फॉर्मल हो, आसान हो, लिटरेरी हो, इस तरह की चीज़ें आप कुछ भी बता सकते हैं, ये भी बता दें उसको। और इसके बाद कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं करना। 5 से 10 सेकंड लगते हैं और मजमून जो है वो आपके सामने आ जाएगा, और उसको जिस जाविये से चाहे चेक कर लें, बिल्कुल दुरुस्त होगा। लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एग्जामिनेशन में वो AI का लिखा हुआ एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आप इस तरीके को आजमाना चाहते हैं तो इसको भी एहतियात से आजमाइएगा, क्योंकि AI का लिखा हुआ मजमून जो है वो उसको पकड़ लेते हैं टूल्स जो हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये इंसान ने लिखा है या AI ने लिखा है। वो ऐसी टेक्नोलॉजी इसके मुकाबले में भी बन चुकी है जो AI का लिखा हुआ निकाल सकती है। इसकी फ्री वेबसाइट्स हैं, आप गूगल सर्च करके निकाल के देख सकते हैं। हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से ये 9th क्लास की 10th क्लास की जो नई किताबें आनी है ना, इनमें से भी बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो AI से लिखवा लिए गए हैं। तो यहाँ पे देखें कि जिस कौम का मसला उसकी गवर्नमेंट उसके ब्रेन जो हैं, बेस्ट ब्रेन जो हैं, वो इस तरीके से हल कर रहे हैं, तो फिर सारे लोग ही बुरे तरीके की तरफ जाएंगे। लेकिन बात यह है कि आपने एक उस्ताद के तौर पर, एक स्टूडेंट के तौर पर खुद क्या सीखा है। अगर आपने मजमून AI से लिखवा लिया, आपने क्या सीखा? आपके दिमाग ने कौन सा नया हुनर पाया सिवाय डिपेंडेंस के, कॉग्निटिव लेजीनेस के? और कुछ नहीं मिलेगा आपको, आप कुछ सीखेंगे नहीं। आपने मजमून लिखा, लिख के आगे पकड़ा दिया, बस खत्म। AI को एक टूल के तौर पर, एक हेल्पर के तौर पर इस्तेमाल करें, इसे अपने दिमाग का मुतबादिल ना बनाएं। चीज़ें समझें, सीखें, अपने दिमाग को तरक्की दें, डिपेंडेंस के मरीज ना बने। AI के बेहतर इस्तेमाल की मिसालें, AI को तालीमी बददियानती के लिए इस्तेमाल ना करें, इससे अपनी असाइनमेंट्स ना बनाएं, इससे सीखें। रिसर्च आप इसकी मदद से कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करें कि आप सारे का सारा इसे लिखवा कर और मुख्तलिफ AI टूल्स की मदद से उसे ह्यूमनाइज करवा कर आप अपने टीचर को दे दें। तो ये मुझे
मैंने जैसे पहले भी कहा है कि ये एक डिसऑनेस्टी लगती है, एजुकेशनल डिसऑनेस्टी है। आप इन प्रॉम्प्ट्स पर गौर करें। एक्ट एज द ग्रेटेस्ट अनएब्रिज्ड डिक्शनरी। अनएब्रिज्ड डिक्शनरी वो होती है जिसमें पुराने अल्फाज भी मौजूद हों। गिव ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड, फ्रेज, क्लॉज एटसेट्रा विच आई थ्रो एट यू। उस लफ्ज के, उस फ्रेज के या उस क्लॉज के मुख्तसर सा एक एक्सप्लेनेशन, उसकी मीनिंग बताओ जो मैं तुम्हें दूं। प्रोवाइड आल्सो 5 synonyms and 2 antonyms। 5 सिनोनिम भी दें, 2 मुतज़ाद अल्फाज भी बता दें। तो ये एक अच्छा ट्रिक हो सकता है, एक अच्छी चीज़ हो सकती है आपके लिए कि आप किसी लफ्ज़ के एंटोनिम मालूम करना चाहते हैं। सिनोनिम्स तो बता देगा, एंटोनिम्स भी। सिनोनिम्स वाली डिक्शनरीज भी मिलती हैं, थिसॉरस उन्हें कहते हैं, वो सारा काम करते हैं। लेकिन एंटोनिम्स डायरेक्ट जो है वो बहुत कम डिक्शनरीज मैंने तो एटलीस्ट नहीं देखी कोई भी। तो शायद कहीं हो कोई पेड वर्जन वाली, लेकिन एंटोनिम्स डायरेक्ट नहीं मिलते। ये फ्री है, आप इस तरह से कर सकते हैं। आफ्टरवर्ड्स स्टैंड रेडी फॉर द नेक्स्ट। और जब ये सारा जवाब दे ले तो उसके बाद अगली टर्म, अगली चीज़, अगले लफ्ज़ के लिए फिर तैयार है। तो ये मुसलसल आपको एक डिक्शनरी के काम देता रहेगा। आप इस प्रॉम्प्ट को सेव कर लें कहीं पे, अपने फ़ोन में, अपने कंप्यूटर पे, और जो भी एआई आप टूल यूज़ करते हैं उसमें इसको पेस्ट करके अपना काम शुरू कर दें। दूसरा ये है कि आप इसको एक टीचर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा अजीब तो लगेगा, लेकिन ये एक अच्छा काम करेगा। इसको आजमाना आपने है बस। I want to enhance my English writing skills. Be a mentor. Provide insights into the text I provide you in the next prompt. Include grammar, punctuation mistakes, and brief explanation. Do provide a corrected version of the text. Keep your response easy and simple to understand. Do not change vocabulary unless necessary. तो ये प्रॉम्प्ट क्या करेगी कि आपने उसे अपनी इंटेंट बता दी है, आप अपना मकसद बता दिया कि आप अपनी इंग्लिश राइटिंग को ठीक करना चाह रहे हैं, बेहतर करना चाह रहे हैं। तो वो आपका मेंटोर बन जाए, आपका टीचर बन जाए। वो क्या करेगा, जब आप उसको अपना लिखा हुआ प्रोवाइड करेंगे तो वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकता है। आप गूगल लेंस एक अच्छा टूल है, आप कागज़ पे लिखे हुए की तस्वीर बनाकर गूगल लेंस के ज़रिए से उसमें पेस्ट कर सकते हैं। तो आप अपना लिखा हुआ जो भी आपने लिखा है वो बता दें उसको, और उसके ऊपर लिख दें कि जी हमने, आपने इसको खुद लिखा है, और अगर वो कोई मिस्टेक्स वगैरह भी करे उनको भी करेक्ट करके इसको प्रोवाइड कर दें। फिर ये क्या करेगा आपको कि उसमें इनसाइट्स देगा, यानी उसका एक रिव्यू देगा कि आपने किस टॉपिक के ऊपर लिखा है और कितना अच्छा लिखा है। इसमें कौन कहाँ कहाँ पे फ्लॉज हैं, कहाँ कहाँ पे इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें वो आपको बता देगा। इसके बाद वो क्या करेगा, आप उसे बता दें इंक्लूड ग्रामर पंक्चुएशन मिस्टेक्स, कि ग्रामर और पंक्चुएशन की गलतियाँ निकालो, वो भी अपने रिस्पॉन्स में शामिल करो। और उनके ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बताओ कि ये लफ्ज़ जो है ये ग्रामर आपने ये लिखा है, ग्रामर इस तरह से नहीं है, इस तरह से है। यानी उसकी एक्सप्लेन भी करे साथ में, सिर्फ गलती निकालना काम नहीं होता। एक अच्छा टीचर जो है वो उसको एक्सप्लेन भी कर देता है कि ये इस तरह से नहीं है, इस तरह से करना चाहिए। पंक्चुएशन की गलतियाँ भी जो आम तौर पे हम इग्नोर करते हैं, ये वो भी ठीक करेगा आपकी। डू प्रोवाइड ए करेक्टेड वर्जन ऑफ द एंटायर टेक्स्ट। और पूरा टेक्स्ट जो आपने उसको पहले दिया था उसका एक करेक्टेड वर्जन, ठीक किया हुआ वर्जन भी दे आपको। यानी ये आपको 3 चीज़ें करके देगा। पहले इनसाइट्स देगा, यानी एक एनालिसिस देगा, फिर आपकी गलतियाँ हाईलाइट करेगा, उनकी एक्सप्लेनेशन देगा, और उसके बाद आपके लिखे हुए टेक्स्ट को सारे को ठीक करके आपको लिख के दे देगा। और इसके बारे में एक जनरल आपने गाइडलाइन ये दी है कि अपने रिस्पॉन्स को आसान और सादा रखो ताकि आसानी से समझ आ जाए। यानी ऐसी लैंग्वेज ना इस्तेमाल कर लें कि मुश्किल हो जाए, समझने मुश्किल हो जाए। और आखिर पे एक बहुत ज़रूरी प्रॉम्प्ट का पार्ट है, डू नॉट चेंज वोकेबलरी अनलेस नेसेसरी। वोकेबलरी के लफ्ज़ नहीं बदलने। अगर मैंने सी ही लिखा है तो तुम भी सी लिखो, उसको वॉच या लुक ना कर दो। अनलेस नेसेसरी, जब तक कि ज़रूरी ना हो जाए। हाँ, ये ज़रूरी है कि मैंने सी लिख दिया लेकिन टेलीविज़न के लिए लिख दिया, तो वो वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो फिर वो उसको चेंज कर सकता है, वोकेबलरी को सी को चेंज करके वॉच कर दे, वॉच टेलीविज़न प्रॉपर है। तो इस तरह है कि
वोकैबलरी को उस वक़्त तक ना बदलो जब तक ज़रूरी ना हो। इससे क्या होगा कि आपका जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि जो आपने लिखा था वो इसने कितना चेंज किया और कितना चेंज नहीं किया। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आपने अच्छा लिखा था, आपने कितना ख़राब लिखा जितना उसने चेंज कर दिया। तो बहरहाल ये एक अच्छा टूल हो सकता है। इसके अलावा प्रॉम्प्ट्स बनाई जा सकती हैं। सोचें, इसके ऊपर रिसर्च करें, आप गूगल कर सकते हैं, वैसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जिन्होंने हज़ारों की तादाद में प्रॉम्प्ट्स दी हुई हैं। आप उन प्रॉम्प्ट्स को देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। करें, एआई को एक मुनासिब और मुस्बत इस्तेमाल में लेके आएँ, बजाय कि आप इसको किसी किस्म की डिसऑनेस्टी के लिए इस्तेमाल करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।